Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. आफ्टरनून सर। ठीक है, तो आज आपकी वीकडेज में क्लास है ना? यूजली वीकेंड्स पे ही होती है, लेकिन सही है बीच में भी एक दिन होने से ना सिलेबस सही मूव करता है ना, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस 11th का बहुत ज्यादा होता है ना। तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 11th का सिलेबस फिजिक्स का बहुत वास्ट है। 12th का सिलेबस उतना वास्ट नहीं, तो इसलिए 11th में थोड़ा सा फिजिक्स पे ज्यादा टाइम है ना। तो अगर आप उस टाइम को दोगे ना तो आपको काफी फायदा होगा। तो इसलिए मैंने आज डाउट्स नहीं लेके कल डाउट्स क्लास स्टार्ट कर, कल 1 आवर की एक डाउट क्लास होगी है ना, तो उसमें आप अपने वेक्टर्स के डाउट पूछ लेना। आज हम कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये आपकी शेड्यूल रेगुलर क्लास, ठीक है ना। तो होप कि आप लोग सब सही पढ़ रहे होंगे, है ना। यू हैव ए टाइम कि पहले क्या होता था, स्कूल जाना है, थकना है, तो अब ऐसा कुछ होता नहीं है। स्कूल की क्लास होती है लेकिन कम्युनिकेशन का कोई टाइम नहीं है आपके पास, मतलब वो टाइम थोड़ा सा सेव होता है, तो उसको अपने प्रोडक्टिव यूज करना और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। कि उसको अगर आप प्रोडक्टिवली यूज करोगे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ज्यादा कर सकते हैं, है ना। और धीरे धीरे हम लर्न करेंगे। एक्चुअली 10th और 11th में थोड़ा सा गैप होता है, तो गैप को पूरा होने में कम से कम 2-2.5 महीना लग जाता है। तो 10th का सिलेबस बहुत कम होता है और 11th में अचानक से ज्यादा सिलेबस रहता है, तो वो एक थोड़ा सा जंप करना होता है, तो उसको एडजस्ट होने में इट विल टेक सम 2 and 3 months, फिर उसके बाद सही हो जाता है, उसके बाद आप उसके यूज टू हो जाते हैं, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट द कि किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए थे, तो वो भी करना है आपने, लेकिन ज्यादातर आज की जो क्लास है ये काफी क्रूशियल क्लास है ना। इसलिए मैंने बार बार बोला था कि इसको, ये मेन क्लास है, इसको आप मिस नहीं करना, क्योंकि आज जो हम चीज पढ़ने वाले हैं ना, वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स, कि भाई हम डिफरेंशियल कैलकुलस यूज ही क्यों करते हैं, या कहाँ पे ये इस तरह से यूज होगी ताकि ये अनडिस्पेंसेबल एक चीज होगी। भाई फिजिक्स में मैथ्स का पार्ट हम पढ़े क्यों है, जैसे आपने वेक्टर पढ़ा वैसे ये भी मैथ्स का पार्ट। फिर मैंने बोला कि फिजिक्स स्टार्ट होने से पहले आपको कैलकुलस और वेक्टर आना चाहिए। पूरे फिजिक्स में कैलकुलस और वेक्टर का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है ना, इसलिए आप इसको पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं आपके जो आज हम लेक्चर पढ़ करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे कि आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, इन फिजिक्स। भाई फिजिक्स में डेरिवेटिव को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, या इन जनरल, मैं यहाँ पे फिजिक्स नाम जरूर ले रहा हूँ, इन जनरल डेरिवेटिव के एप्लीकेशन ये है, चाहे आप मैथ्स में पढ़ो चाहे इसमें पढ़ो, एप्लीकेशन पार्ट है दोनों में, क्या है आपका सेम। तो जब हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स पढ़ते हैं तो अपना सबका कंसेप्ट सेम है, हाँ, कि सबका जो कंसेप्ट है ऑलमोस्ट आपका सेम है, बस थोड़ा सा कैटेगराइज कर रहे हैं हम इसे। तो कैटेगराइज जब हम करेंगे ना, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स में सबसे पहला एप्लीकेशन आप खुद ही जानते हैं, जो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है टू कैलकुलेट instantaneous rate of measurement, calculate instantaneous rate of measurement, है ना, कि भाई किसी इंस्टेंट में अगर रेट ऑफ मेजरमेंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ मेजरमेंट, कि अगर आप किसी इंस्टेंट में रेट ऑफ मेजरमेंट निकालना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि आपका डेरिवेटिव यूज करेंगे। लाइक कहीं पे अगर आपको दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी, सिंपल से आपको दिया है कि कोई बॉडी है, अगर उसका जो पोजीशन वेक्टर है ना, आपको दिया हुआ है आर वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि भाई किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी, चेंज। तो आपको पता है अगर मुझे निकालना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, तो जस्ट मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, कि वेलोसिटी जो होगी, ऑफ कोर्स ये जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं ये एवरेज नहीं निकालनी, बल्कि वेलोसिटी कौन सी होगी, जैसे कि आपकी इंस्टेंटेनियस। तो जैसे मैं वेलोसिटी निकलूंगा लिखूंगा किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगी, कि जैसे आप पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। सेम वे अगर मुझे निकालना है किसी केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा, if I wish to calculate the what is the acceleration, the acceleration is the rate of change of velocity, तो acceleration की जगह पे आ जाएगा जैसे कि आपका dv by dt,
है ना, भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर जो होती है वेलोसिटी होती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका एक्सप्रेशन होगी, या इसी को हम लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर, है ना, कि भाई r को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, r को आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे आपका एक्सप्रेशन। फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे आपकी एक्सप्रेशन वेक्टर। तो कहीं भी इन जनरल आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कहीं भी अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसके लिए हम डेरिवेटिव यूज करेंगे, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। इन जनरल और भी, सिर्फ यही दो चीजें नहीं बल्कि इसके अलावा और भी चीजें आ जाएंगी। लाइक आपने ये एक्सप्रेशन बोला है, हम यहाँ पे फोर्स की बात कर सकते हैं, तो हम उस टाइम डिस्कस कर रहे थे कि जो फोर्स वेक्टर होता है दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। ये जो फोर्स ऑफ वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट का। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी अगर हम आई से डिनोट कर रहे हैं तो ये आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगी, डीक्यू बाई dt, है ना। तो किसी भी चीज का अगर आप रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे आपका डेरिवेटिव, लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इन जनरल कहीं भी किसी भी चीज का अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपका डेरिवेटिव। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो डेरिवेटिव का होता है वो सिंपल सा रेट ऑफ मेजरमेंट, राइट। तो ये चीज इसी के ऊपर बेस्ड अगर हम यहाँ पे सेकंड आ जाएं कि जैसे अपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक करंट dq बाई dt, अगर हम सेकंड एप्लीकेशन देखें तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, डेरिवेटिव को हम यूज करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने, या हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन कर्व, एट ए पॉइंट राइट ऑन ए कर्व, है ना, कि भाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट अगर कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है तो अगर मुझे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है तो उसके लिए भी मैं क्या यूज करता हूँ, जैसे कि आपका डेरिवेटिव, है ना। एक तो रेट ऑफ मेजरमेंट है ही, एक डेरिवेटिव का यूज होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने। अब टेंजेंट क्या होता है हम जानते हैं, सिंपल सा आपका पर्पस ये है, सपोज आपका कोई कर्व y वर्सेस x कर्व, है ना, और इस कर्व का नेचर सपोज आपका कुछ ऐसा है ना, और यहाँ पे हम कोई पी पॉइंट चूज करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जिस तरह से जब टच करते हुए लाइन जाती है तो इसी चीज को हम बोलते हैं टेंजेंट, है ना, किस तरह से टच करता हुआ अगर कोई चीज जा रहा है तो वी कॉल्ड एज अ टेंजेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका टेंजेंट, राइट। तो टेंजेंट के स्लोप का मतलब ये हो गया कि ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, थीटा, है ना, ये जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है इसी के tan थीटा को हम द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जब हम लिखेंगे कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, तो जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है दैट इज सिंपली इक्वल टू द tan थीटा। ये हमें निकालना चाहते हैं कि अगर ये कोई थीटा एंगल बना रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पॉइंट पे इसका टेंजेंट है तो इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब जो भी थीटा एंगल बना रहा है उसके tan थीटा की वैल्यू कितनी है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इसको मैं अच्छा खासा आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई किसी भी कर्व में हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। भाई कोई भी अगर कर्व है तो उस कर्व में हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट किस तरह से बेसिकली आपका कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो जब आप यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे तो आप इसको इस तरह से ध्यान रखें, जब भी आप यहाँ पे इफ यू विश टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो है ना, कि जब हम यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे इस केस में तो स्लोप द टेंजेंट निकालने का जस्ट एक आपका प्रोसेस है कि इस तरह से आप ले लोगे कि जैसे मैंने कर्व ले लिया कि मुझे पर्पस ये है कि मुझे स्लोप द टेंजेंट निकालना है, तो जस्ट मैं सेम कर्व ऐसे ले लेता हूँ, ये आपका कोई y वर्सेस x कर्व है ना, और सेम p पॉइंट पे मुझे निकालना है कि स्लोप द टेंजेंट कितना होता है किसी भी पर्टिकुलर p पॉइंट। इस तरह से आप कर्व प्लॉट कर लो और कर्व के किसी p पॉइंट पे स्लोप द टेंजेंट मुझे निकालना है, राइट। तो पहले मैं टेंजेंट नहीं निकालता हूँ, पहले मैं इसका सीकेंट निकालता कि भाई जो सीकेंट का मतलब ये हो गया कि पी पॉइंट से इस तरह से जो कॉर्ड होती है इस कॉर्ड को ही हम सीकेंट बोलते हैं कि जब टच करता हो जाता है तो टेंजेंट है,
इस तरह से जब कॉर्ड बनती है तो दिस इज नोन एज अ सीकेंट। इसी को हम क्या होता है इसलिए आपका सीकेंट। तो पहले मैं ये निकालता हूं कि जो सीकेंट होगा इसका स्लोप कितना होगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट। ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द स्लोप ऑफ सीकेंट, है ना, या स्लोप ऑफ द कॉर्ड कितना हो जाए। तो जब स्लोप ऑफ द सीकेंट निकालोगे तो एकदम आसान है कि आपका ये y वर्सेस x कर्व है, तो आपको पता है ये कुछ लेंथ होगी, ये आप मेजर कर लोगे। इस लेंथ को तो हम बोलते हैं डेल्टा x। भाई ये पॉइंट किसी x1 पे होगा, ये पॉइंट किसी x2 पे होगा, और x2 और माइनस x1 को हम क्या बोलेंगे डेल्टा x। किसी x1 पे यहाँ पे ये y1 हो जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगी जैसे कि आपकी y2 हो जाएगी, है ना। तो ये जो चीज होगी इसको हम बोलेंगे डेल्टा y, है ना। तो आपका ये जो बेस हो गया वो कितना हो गया, जैसे कि आपका डेल्टा x हो गया, और ये परपेंडिकुलर कितना हो गया जैसे कि आपका डेल्टा y। तो जब मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ द सेकंड निकालूंगा कि भाई ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, है ना। तो आपका सिंपल सा स्लोप ऑफ द सेकंड जो tan थीटा होगा, ये तो एकदम आसान है कि डेल्टा y और डेल्टा x पता है, तो हम जस्ट स्लोप ऑफ द सेकंड लिख देंगे डेल्टा y बाय डेल्टा x। दिस इज सिंपली नोन एज ए स्लोप ऑफ द सेकंड। भाई डेल्टा y आप मेजर कर लोगे, डेल्टा x मेजर कर लोगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कि आपका स्लोप ऑफ द सेकंड tan थीटा डेल्टा y बाय डेल्टा x। लेकिन अभी भी ये सेकंड है, टेंजेंट नहीं। आपका पर्पस ये था आपको निकालना था स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो कि पर्टिकुलर पी पॉइंट पे, है ना, जहां पे x1 मैंने लिया है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो कैसे हो। तो आपको ये पता है कि अगर मैं इस सेकंड को टेंजेंट में कन्वर्ट करूं तो सिंपल सा मुझे डेल्टा x कम करना पड़ेगा। अभी तो कुछ डेल्टा एक्स फाइनाइट है, ये तो एवरेज हो गया ना। ये जो भी हम रेट निकाल रहे हैं ये कौन सा रेट हो गया, जैसे कि आपका एवरेज। तो अब से मैं डेल्टा एक्स छोटा करता हूँ, तो डेल्टा एक्स सपोज मैंने कम कर दिया, पहले डेल्टा एक्स कुछ बड़ा था, अब ये डेल्टा एक्स मैंने छोटा कर दिया। तो आपको डेल्टा एक्स अगर छोटा होगा तो डेल्टा वाई भी छोटा हो जाएगा, है ना। और अब जो सीकेंट होगा वो ऐसा हो जाएगा, अगर आप डेल्टा एक्स छोटा करोगे तो डेल्टा वाई भी छोटा हो जाएगा। ये अगेन सीकेंट आ गया, डेल्टा एक्स और छोटा करते हैं, है ना, और छोटा छोटा करते करते एकदम डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर देते, है ना। पहले डेल्टा एक्स लार्ज था उसको छोटा किया तो अब सेकंड ये हो गया, और डेल्टा एक्स करेंगे तो फिर से एक सेकंड आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाए, किसी केस में अगर मैं ऐसा ले लूं कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और फिर मैं सेकंड बनाऊं, तो फिर सेकंड थोड़ी हो गया, तो टेंजेंट हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा सेकंड को टेंजेंट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर। तो जब मैं इसी चीज में डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करूंगा तो ये चीज जो होगी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना। इसको हम बोलेंगे, अभी भी टेन थीटा आएगा, है ना, ये थीटा से वो थीटा कुछ अलग होगा, ये वाला थीटा। लेकिन ये जो टेन थीटा होगा अब ये सेकंड नहीं होगा। जब अब तक आप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर रहे हो तब तक तो सेकंड पर कोई कॉर्ड था, लेकिन जैसे जैसे आप डेल्टा एक्स छोटा करते गए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आ गए, फिर आपने सेकंड बनाया तो टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया, तो इसका बोलेंगे ये टेन थीटा होगा। अब इस टेन थीटा को हम बोलेंगे स्लोप ऑफ सेकंड। ये जो चीज होगी ये क्या हो जाएगा, इसकी आपका स्लोप ऑफ सेकंड, है ना। और अब उस बात है ये जो चीज होती है इसी चीज को तो हम डिवाइड बाय डीएक्स बोलते हैं, है ना। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, कहीं भी अगर आपको इस तरह से कर्व दिया हुआ है और y और x में आपको रिलेशन दिया हुआ है, कर्व हम तभी प्लॉट करेंगे ना जब y और x में क्या निकालना होगा, दिया होगा रिलेशन। तो अगर आपको दिया हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ x कुछ दिया हुआ है, तो अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट, तो जस्ट वो dy बाय dx। तो डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन ये भी होता है कि कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका tan थीटा निकालने के लिए हम dy बाय dx, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम किससे निकालेंगे, डेरिवेटिव से। अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x है तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, कि आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट, इस लॉ से। तो ये कांसेप्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, लिखो तो हम कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है क्या, तो ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया कि कभी भी अगर आपको स्लोप का टेंजेंट निकालना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि आपका dy बाय dx। जस्ट मैं डेमोंस्ट्रेट करता हूं
कि हम कैसे निकालते हैं, कि हाउ वी कैलकुलेट दिस, राइट। तो सपोज आपको ये सब चीजें आपको ध्यान से, है ना, धीरे धीरे हम डेल्टा एक्स छोटे करते गए, जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो डिवाइड बाय dx आ जाएगा, यही चीज फिर स्लोप ऑफ द सॉलिड, इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये सीकेंड नहीं होगा बल्कि स्लोप का क्या हो जाएगा, इसलिए आपका टेंजेंट। सीकेंड तो जब सिर्फ एवरेज वाला होता है, एवरेज इज द स्लोप ऑफ द सीकेंड, जब डिवाइड बाय dx होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फॉर एग्जांपल सपोज मैं ऐसा लेता हूं कि यहाँ पे कोई y वर्सेस x कर्व है, और इस कर्व का नेचर मुझे पता है, सपोज कोई पैराबोलिक कर्व है y वर्सेस x, है ना, इस तरह से कोई कर्व, ये आपका इस तरह से क्या है, कि आपका कोई कर्व है y और x का रिलेशन, और इसकी इक्वेशन आपको ये दी है, इस कर्व की जो इक्वेशन है y इक्वल टू ax स्क्वायर, है ना, a कांस्टेंट है और इस a की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, a इज ए कांस्टेंट और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। तो आपको एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू ax स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू कितनी हो सकती है, आपकी 1। किसी ने भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर ये कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर का है, तो जहां पे x की वैल्यू, इस केस में अगर हम देखें तो x की वैल्यू, x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप ले लो, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जहां पे, हाँ, x की वैल्यू 1/2√3 है ना, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1/2√3। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज कोई P1 पॉइंट है, इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें कैसे, है ना, तो ये टेंजेंट का ये वाला एंगल कितना होगा, कितना एंगल ये फॉर्म कर रहा है ना। अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए, क्या आप जानते हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं कि भाई y इक्वल टू x स्क्वायर आपका कर्व है, और जहां पे x की वैल्यू 1/2√3 है किसी P1 पॉइंट पे, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, कुछ नहीं करना है आपको कुछ भी ये सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम बोलेंगे कि जो भी एंगल होगा, इसका जो tan थीटा होगा, ये जस्ट आपका डिवाइड बाय dx है, कि जो भी एंगल होगा इसका tan थीटा क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डिवाइड बाय dx। और चूंकि a इक्वल टू हमने 1 ले लिया है, तो डिवाइड बाय dx की वैल्यू 2x हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप x चेंज करोगे एंगल चेंज होगा। तो किस x की वैल्यू पे आपको निकालना है, पहले आप x ले लो, x की वैल्यू 1/2√3 है ना। तो जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1/√3 है ना, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। और tan थीटा अगर 1/√3 होगा, मींस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ऐसा 30 डिग्री मतलब थीटा होगा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आपका आ गया आंसर कि भाई दूसरा कोई आपके पास ऐसा टूल ही नहीं है जिससे कि हम इसको निकाल पाए। अगर आप डेरिवेटिव यूज नहीं करो तो आपके पास कोई टूल नहीं है सर। आप सेकंड का तो निकाल सकते हो, लेकिन टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, उसके लिए हम डेरिवेटिव भी यूज करना पड़ेगा। तो भाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका मुझे स्लोप निकाल, जस्ट tan थीटा डिवाइड बाय dx, ये 2x हो जाएगा, x की वैल्यू आप पुट कर दो। जैसे जैसे एक्सचेंज होगा ये एंगल भी चेंज होगा। जैसे अभी तो एंगल आपने निकाल लिया 30 डिग्री है ना, किसी केस में अगर x की वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, सपोज सेकंड केस में x की वैल्यू जो ले लेता हूँ मैं हाफ ले लेता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो गई किसी P2 पॉइंट और ये वैल्यू हाफ हो गई x, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा। भाई स्लोप तो एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया ना, तो x की वैल्यू ये पुट करिए, अब x की वैल्यू हाफ पुट कर देंगे तो tan थीटा 1 आ जाएगा। तो tan थीटा 45 अगर 1 डिग्री। 45 डिग्री, तो मतलब इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये एंगल 45 डिग्री है। धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है, जैसे कर्व जा रहा है तो धीरे धीरे एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो, है ना। किसी केस में अगर हम ऐसा लें कि यहाँ पे कोई पॉइंट P3 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है √3/2 है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, जैसे कि आपके √3/2, अगेन tan थीटा आप निकालोगे तो tan थीटा की वैल्यू 60 √3 डिग्री। 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, जैसे कि आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसका फायदा होता है कि अगर आपको इस कर्व की इक्वेशन पता है, ये कर्व किस y और x के रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ये फंक्शन पता है, तो हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट का ये एंगल निकाल सकते हैं, जो भी स्लोप होगा वो कितना होगा। जस्ट ये tan थीटा किसके इक्वल होता है, डिवाइड बाय dx। और क्यों होता है मैंने एक्सप्लेन किया वो, कि कॉर्ड का स्लोप हम निकालते हैं या सेकंड का स्लोप निकालते हैं, उसी में डेल्टा x छोटा होता है, तो वो सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका टेंजेंट। तो
सेकेंड एप्लीकेशन यही है कि कभी भी अगर आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है तो उस केस में हम जो यूज करेंगे dy by dx यूज। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझना जरूर होता है कि कुछ कर्व ऐसे होते हैं जिनके स्लोप इंक्रीजिंग, कुछ कर्व ऐसे होते हैं जिनका की स्लोप कैसा होता है जैसे आपका इंक्रीजिंग, और कुछ कर्व ऐसे होते हैं जिनका स्लोप क्या होता है डिक्रीजिंग। दो तरह के स्लोप की अगर हम बात करें तो कुछ कर्व ऐसे जिसमें कि इंक्रीजिंग स्लोप होगा, जैसे कि इस तरह का कर्व। हाँ, अगर हम यहाँ पे y और x की ग्राफ की बात करें तो ये अगर कोई इस तरह से कर्व तो इसका स्लोप बढ़ रहा है ना, जैसे इसमें था कि पहले 30 था, 45 हुआ, 60 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग स्लोप है। ये जो कर्व है इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग स्लोप। तो अब रखना इंक्रीजिंग स्लोप का मेन प्रॉपर्टी क्या होगी कि अभी आपने पढ़ा जो स्लोप होता है वो आपका होता है dy by dx। अब स्लोप अगर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए ना, कि कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो उसका रेट क्या होता है, जैसे कि आपका पॉजिटिव होता है, तो आपका स्लोप dy by dx है। एक बार अगर मैं इसको और डिफरेंशिएट करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आ जाएगा। तो अगर कोई भी आप सोचे ये तो स्लोप है dy by dx, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है ना, तो वो डबल डेरिवेटिव होता है। उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, डबल डेरिवेटिव। मतलब ये है कि ये चीज स्लोप है, इसका एक बार और चेंज निकालो, तो जस्ट हम इसको लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का मतलब हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। है कि भाई भाई अगर फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स लिया तो उसका रेट ऑफ चेंज आ गया। अगर डी वाई बाई डी एक्स का रेट ऑफ चेंज निकाला तो फिर से डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करेगा, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर ना कोई भी अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो उसका एंगल ये बढ़ रहा है ना, तो मतलब उसका जो डबल डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन। इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, जीरो से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि डी वाई बाई डी स्लोप है और वो बढ़ रहा है, तो मतलब उसका रेट क्या होगा, वैसे कि आपका पॉजिटिव है। ऐसे ही कुछ कर्व होते हैं जो कि डिक्रीजिंग स्लोप के होते हैं, है ना। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कोई कर्व ले लूं कॉन्वेक्स नेचर का, ये कोई y वर्सेस x कर्व है ना, तो ऑब्वियसली बात है इसका स्लोप तो कम हो रहा है ना, यहाँ सबसे ज्यादा एंगल यहाँ पे होगा, इस जगह पे एंगल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम इस तरह से जाते जाएंगे ये एंगल कम होगा, है ना, इस तरह से एंगल क्या होगा, जैसे कि आपका कम। तो इस तरह के स्लोप को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग स्लोप। तो हमेशा कर्व जो होता है कुछ इंक्रीजिंग स्लोप के होंगे, है ना, जिसमें कि एंगल बढ़ रहा है, और कुछ डिक्रीजिंग स्लोप के होते हैं जिसमें कि एंगल क्या होता है, कम होता है। और इस बात है अगर ये डिक्रीजिंग स्लोप है तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव हो जाएगा ना। कोई चीज अगर कम हो रही है 2 से 1 हो रही है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका नेगेटिव। तो कोई भी अगर डिक्रीजिंग स्लोप की चीज होगी तो जो डबल डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट शुड बी लेस देन, हमेशा ध्यान रखना डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है। अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन होती तो स्लोप कांस्टेंट हो जाता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है तो डी वाई बाई डी एक्स कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर ये स्लोप बढ़ रहा है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन जी। इसका स्लोप अगर कम हो रहा है तो उसका डबल नेगेटिव क्या होगा, जैसे कि आपका नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप, और ये कौन सा हो जाएगा, जैसे कि आपका डिक्रीजिंग स्लोप, राइट। तो हम इस तरह से स्लोप के कांसेप्ट को क्लियर करते हैं, राइट। दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप, है ना। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप की बात कर रहे हैं, हाँ सही बात है ना। वी टॉक अबाउट द इंक्रीजिंग स्लोप एंड डिक्रीजिंग स्लोप, तो बार बार मैं ये बोलूंगा, है ना, कि भाई ये जो चीज है वो ग्रेटर देन जीरो है ना। तो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे कि आपकी डिक्रीज, क्योंकि dy by dx की स्लोप। तो दो एप्लीकेशन आ गए, रेट मेजरमेंट और दूसरा आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जो भी आप ग्राफ वगैरह पढ़ते हो ना, बोलते थे ना कि भाई ग्राफ से भी हम मोशन एनालाइज कर लेंगे, तो ग्राफ से एनालाइज करते हैं तो डेरिवेटिव यूज करके तो करते हैं। ग्राफ से मोशन को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसमें डेरिवेटिव का कंसेप्ट होता है, उसी से एनालाइज करते हैं, मतलब डेरिवेटिव से ही वो चीज आती है ना। तो थोड़ा सा तो हम इस तरह से इसको सॉल्व, ये हमने इस तरह से इसको एनालाइज। तो ये दो एप्लीकेशंस आ गए,
चलिए वापस क्या करना। अभी क्या आ गया सबसे जो थर्ड इससे एप्लीकेशन होता है, सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। ऐसा नहीं कि मतलब ये चीजें इंडिपेंडेंट कोई, भाई रेट से ही ये चीज आती है। और इसी से एक अगला कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम। हाँ, हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि आपका मैक्सिमा एंड मिनिमम। हाँ, थर्ड एप्लीकेशन इसका ये होता है टू फाइंड आउट राइट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम। Sir, your board is not clear. आगे क्लियर हो जाए। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। अभी हो जाएगी। सही हो गई। अब सही हो गई, ठीक है, बता दिया करूंगा। टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम। हाँ भाई, मैक्सिमा एंड मिनिमम के लिए हम इसमें यूज करें। हाँ, कहीं भी अगर आपको लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम निकालना है तो उसके लिए भी डेरिवेटिव यूज होगा। अब देखो लोकल मैक्सिमा मिनिमम क्या होता है कि सपोज आपके पास यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कर्व, या हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पे कोई y वर्सेस x कर्व, किसी भी क्वांटिटी का, ये y वर्सेस x हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसे कि आपको कोई कर्व, और इस कर्व का नेचर कुछ ऐसा है, कंटिन्यूअस है इधर, और इधर भी ये कंटिन्यूअस है ना, और बीच में एक कर्व का नेचर जैसे कि आपका एक टर्न हो रहा है ना। तो अगर ना एक इसका जो मैक्सिमा होगा इस कर्व का, वो तो कहीं पे जा रहा है, लार्ज डिस्टेंस के बाद हो जाएगा। एक इसका मिनिमा जो होगा वो भी कहीं पे लार्ज डिस्टेंस के बाद हो जाएगा। लोकल का मतलब ये नहीं होता, लोकल का मतलब होता है जो ऑरिजिन के क्लोज होता है। तो अगर मैं इसकी बात नहीं करूं, इसको हम बोलेंगे तो बहुत दूर में है, ये भी कहीं पर बहुत दूर में हो, तो जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता है मतलब नियर टू ऑरिजिन की हम बात करते हैं। तो अगर हम ऑरिजिन के पास की बात करें तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये इस कर्व का मैक्सिमम और ये इस कर्व का मिनिमम। तो इसी को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमम। उदाहरण हम डेरिवेटिव से कोई भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालते, बल्कि वी कैलकुलेट द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम। ये इस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है मैक्सिमा, और ये इस कर्व का क्या है आपका मिनिमम। अब आपको ये निकालना होता है कि अगर आपको इस कर्व का कुछ फंक्शन दिया हुआ y इज द फंक्शन ऑफ x है ना, तो x की किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा और x की किस वैल्यू के लिए y क्या होगा, इसलिए आपका मिनिमम है। पर्पस आपका ये है कि अगर आपको फंक्शन दिया हो तो x की किस वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा और x की किस वैल्यू पे y क्या होगा, इसलिए आपका मिनिमम। इन जनरल जस्ट हम इसको ग्राफ में यूज कर रहे हैं, लेकिन जनरली हम फिजिक्स में इसको क्या करेंगे, इसलिए आपका यूज करेंगे। और अपना मैक्सिमा या मिनिमा की एक खास प्रॉपर्टी, जो भी आपका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि मैक्सिमा या मिनिमा, उसमें अगर हम टेंजेंट प्लॉट करें, मैक्सिमा या मिनिमा की एक खास प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमा या मिनिमा अगर हम दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो आप लोग ध्यान दो, इस जगह पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। हाँ, मतलब जहां पे मैक्सिमा पॉइंट है, यहाँ जहां पे मिनिमा पॉइंट है, दोनों में टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब उसका स्लोप जीरो होगा। किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, जैसे कि आपका जीरो होता है। तो हम पहला कंक्लूजन ये निकालेंगे कि है मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम पॉइंट पे या मिनिमम पॉइंट, एट मैक्सिमा और मिनिमम, मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट पे जो स्लोप है वो जीरो हो जाएगा, स्लोप इज जीरो। मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी आपकी जीरो हो जाएगी। और स्लोप जीरो होने का मतलब ये है कि dy by dx की वैल्यू जीरो होगी। अभी तो आपने पढ़ा स्लोप dy by dx से तो होता है, तो जहां पे भी मैक्सिमम आएगा इस कर्व का, वहां पे भी स्लोप जीरो होगा, dy by dx जीरो, और जहां पे मिनिमम होगा वहां पे स्लोप क्या होगा, इसकी आपका जीरो। लेकिन ये तो दोनों कॉमन है ना दोनों में, इससे ये थोड़ी पता चला कि भाई ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है ना। तो उसके लिए एक और तरीका होता है कि भाई ये तो दोनों में चीजें हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है, कि वो पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है और वो पॉइंट कौन सा हो सकता है, जैसे कि आपका मिनिमा भी हो सकता है ना। इससे आपको ये नहीं पता चला कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा,
राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, और ट्रिक यूज करेंगे। आप थोड़ा सा ये ध्यान दो कि मैक्सिमम पॉइंट से पहले अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये जो स्लोप होता है ना, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। ये स्लोप पॉजिटिव। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो ये जो स्लोप होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप, है ना। नेगेटिव स्लोप मतलब ये है कि tan थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, tan थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो नेगेटिव होगा। तो अगर tan थीटा जो स्लोप होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर tan थीटा नेगेटिव है तो स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप थोड़ा ध्यान दो, जहां भी मैक्सिमम है वहां पे क्या हो रहा है, पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर यहाँ पे स्लोप आपका 0 हो गया और फिर नेगेटिव हो गया, है ना। कि जहां पे भी मैक्सिमम होगा वहां पे क्या होगा, पहले स्लोप पॉजिटिव, 0 नेगेटिव, मतलब स्लोप कम हो रहा है ना। जहां भी मैक्सिमम होगा वहां पे स्लोप क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। इसे बस आप बोलेंगे जहां भी मैक्सिमम होगा, राइट, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कि भाई जहां मैक्सिमम है मिनिमम है, दोनों में एक चीज है, स्लोप वहां पे 0 है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन अगर हम स्लोप का ट्रेंड देखें, स्लोप में किस तरह से वेरिएशन आ रहा है, तो पॉजिटिव से 0 हुआ फिर नेगेटिव हो गया, मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग। और स्लोप डिक्रीजिंग होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डबल डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये लेस देन 0। तो सिंपल सी थ्योरी है कि डी वाई बाई डी एक्स 0 है, अगर वो मैक्सिमम पॉइंट है तो वहां पे डबल डेरिवेटिव जो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट शुड बी लेस देन 0। तो जहां पे ये चीज 0 और ये चीज नेगेटिव होगी, डबल डेरिवेटिव, वो मैक्सिमम पॉइंट। ऐसे मिनिमम पे देखते हैं, मिनिमम पे जस्ट उल्टा हो गया। आपको पता है यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप 0 है, और जैसे हम यहाँ पे आएंगे अगेन स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला स्लोप भी क्या हो जाएगा सर, आपका पॉजिटिव, है ना। मतलब जहां पे मिनिमम है वहां पे स्लोप नेगेटिव, 0 अगेन पॉजिटिव, है ना। तो नेगेटिव 0 और पॉजिटिव आ गया मतलब ये बढ़ रहा है, पॉजिटिव से 0 नेगेटिव हो रहा है मतलब कम हो रहा है, नेगेटिव से 0 और फिर पॉजिटिव हो गया मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। मतलब जहां पे भी मिनिमम होगा वहां पे स्लोप इंक्रीजिंग है, जहां पे भी मिनिमम पॉइंट होगा वहां पे स्लोप इज इंक्रीज, स्लोप जो होगा क्या होगा सके आपका, इंक्रीजिंग। और स्लोप अगर इंक्रीजिंग होगा तो इसका डबल डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो आपका लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन, है। तो मतलब मिनिमा को पहचानने का ये तरीका आ गया, अगर ये मिनिमा है तो वहां पे जो डबल डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0, राइट। तो सिंपल सा एक तरीका है, मैक्सिमम मिनिमा दोनों में स्लोप 0 मतलब डी बाई बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है मतलब वो पॉइंट मैक्सिमम, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो पॉइंट क्या हो सके आपका मिनिमम। अभी आप इसको ऐसा समझ लो, न्यूमेरिकल के थ्रू और अच्छे से मैं समझाऊंगा। पहले आप इस जस्ट एक जो प्रोसेस उसको हम समझिए, फिर न्यूमेरिकल के थ्रू और अच्छे से समझ, है ना। पहले आप इसको लिख लो, तो इस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं, है ना। ये आपका नहीं, आपने जो पूछा है क्या मैक्सिमम मिनिमा और मैक्सिमम मिनिमा, हाँ सेम चीज है, सेम चीज है, मैक्सिमम और मिनिमम वही बात है। मैक्सिमम मिनिमम मैं यूज कर रहा हूँ, इसी को आप मैक्सिमम मिनिमम ले लो, एक ही चीज है ना, बोथ आर द सेम। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम, जहाँ पे वाई मैक्सिमम है उसको मैक्सिमम बोलते हैं, जहाँ पे वाई मिनिमम है उसको मिनिमम बोलते हैं। तो जस्ट एक बोलने का तरीका है, मैक्सिमम है वो एक ही चीज होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। ठीक है, ये सही हो गया। चैट से एक फायदा हो जाता है, जो शर्माने वाले बच्चे होते हैं ना, जो क्लास में बेचारे पूछ नहीं पाते हैं, तो पूछ लेते हैं हर चीज, ये सही चीज है। कोई भी डाउट हुआ वो देखना, है ना, फ्री कर सकते। तो ये आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्या होता है, जैसे कि आपका कंसेप्ट, तो मैं एक न्यूमेरिकल लेके इस चीज को समझाता हूँ।
फिर 3 एप्लीकेशंस है, रेट मेजरमेंट, स्लोप और टेंजेंट, आल्सो से रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो एक कोई न्यूमेरिकल लेके मैं मैक्सिमम मिनिमा आपको समझाता हूँ। न्यूमेरिकल लेके आई विल टीच यू द मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ, तो इसको आप अभी सॉल्व मत करना, मैं इसको बता दूंगा, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन आप करेंगे। जैसे कहीं पे आपको फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। ये कोई y और x का फंक्शन है। हाँ, इसी को तो बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। इसमें x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x की कोई वैल्यू आप चूज करो, और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर x चेंज करोगे तो y इसके ऊपर डिपेंड है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x की कोई भी रैंडम वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये y एज अ फंक्शन ऑफ x का आपको दिया। अब पर्पस आप समझना क्या है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछना तो उसका आंसर मत देना। पर्पस ये है, आपको ये निकालना है कि फाइंड आउट, राइट, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एंड y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर फंक्शन ऐसा है तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और y की मिनिमम वैल्यू कितनी, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, है ना। तो ध्यान रखना कि पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि x की किस वैल्यू पे y विल बी मैक्सिमम। सबसे पहले मैं ये निकालूं, है ना, कि x की किस वैल्यू पे y क्या होगा, जैसे आपका मैक्सिमम, है ना, और x की किस वैल्यू पे y क्या होगा, जैसे आपका मिनिमम। पहले ये निकालेंगे कि x की क्या वैल्यू पुट कर दें ताकि y मैक्सिमम हो। तो अभी आपने पढ़ा कि मैक्सिमम और मिनिमम की एक कॉमन कंडीशन होती है कि दोनों जगह पे स्लोप जीरो होता है। मैक्सिमम होगा तो कर्व ऐसा टर्न होगा ना, तो वहां पे टेंजेंट जीरो हो जाएगा। मिनिमम में भी टेंजेंट जीरो। पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और इसको जीरो पुट कर दो। सबसे पहला तरीका ये हो जाएगा कि dy by dx आप निकालो। तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसको तो जीरो पुट कर दिया। और तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई। यहाँ से अगर हम 3x कॉमन ले लें तो x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई। एक तो x की वैल्यू आ गई, हाँ, x की एक वैल्यू आ गई जैसे आपकी जीरो, और एक x की वैल्यू आ गई, दो वैल्यूज आ गई, है ना। तो ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जहां पे dy by dx जीरो, मतलब x की इस वैल्यू पे y मैक्सिमम भी हो सकता है और x की इस वैल्यू पे y क्या हो सकता है, जैसे कि आपका मिनिमम हो सकता है। पता नहीं कौन सा किसमें, है ना। पहले तो आपने निकाला कि dy by dx कहां पे जीरो होगा, x की दो वैल्यू आ गई, तो इसमें से एक पॉइंट मैक्सिमम होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। अब हम क्या करते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चला कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम। Excuse तो me, उसके लिए हम sir. क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट, Excuse me, sir. डबल का Sir, क्वेश्चन में -3x स्क्वायर प्लस 6x था। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ तो सही तो किया मैंने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना बेटा मैंने। अगर ये फंक्शन है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x क्यूब है, तो nx n माइनस 1 से क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। ओके और सर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा ना, 6x यस आ सर। जाएगा, और जो कांस्टेंट है उसका जीरो हो ओके सर, ओके सर। जाएगा। ये तो y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया, लेकिन आपको निकालना तो dy by dx है, तो डिफरेंशिएट करके मैंने ये लिखा। और जहां पे मैक्सिमम मिनिमम होगा वहां पे dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो पुट कर दिया, x की दो वैल्यू। अब मुझे चेक करना है किस पे मैक्सिमम किस पे क्या होगा, वैसे आपका मिनिमम। वो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा, हाँ, कि इस पूरे फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, वैसे आपका डबल डिफरेंशिएट, हाँ, ये सेकंड डेरिवेटिव। तो जो आपका dy by dx आया है, dy by dx आपने निकाल लिया 3x स्क्वायर माइनस 6x, है ना। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, d स्क्वायर y by dx। तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये 6x हो गया, और x का 1 होता है, यहाँ पे माइनस 6 आ गया, हाँ। तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गया,
इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज 6x माइनस 6। अब हम चेक करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू पुट करके देखेंगे, क्योंकि जहां पे स्लोप 0 है वहां पे x की दो वैल्यू आ चुकी है 0 एंड 2। हमें ये पता लगाना है कौन सा मैक्सिमा होगा कौन सा मिनिमा होगा। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूंगा। तो जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूंगा, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर जो होगा ये आपका माइनस 6 मतलब नेगेटिव आ गया। तो जब भी डबल डेरिवेटिव कोई तो वो मैक्सिमम पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट होता है, मैक्सिमम। हाँ, ऐसे फिर से हम पुट करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूंगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव 6 आ गया। और जब ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए मतलब वहां वो जो पॉइंट होता है वो मिनिमम। हाँ, तो ये तरीका होता है, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट किया तो x की दो वैल्यू आ गई 0 एंड 2। दोबारा डिफरेंशिएट किया और x की जो वैल्यू आई थी उसको पुट करके देखा, x इस पॉइंट 0 पे अगर ये नेगेटिव आ रहा है मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा, कि आपका मिनिमम है। मतलब सिंपल सही आ गया कि x की वैल्यू जहां पे 0 होगी वहां पे y विल बी मैक्सिमम, y विल बी मैक्सिमम। अब कंफर्म हो गया। और जहां पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी वहां पे y विल बी मिनिमम, है ना, हम कंफर्म हो गए। किसी केस में क्या होता है कि दोनों पॉइंट को जितनी हमेशा होता है, किसी केस में सिर्फ मैक्सिमम पॉइंट ही होता है, किसी केस में सिर्फ मिनिमम पॉइंट ही होता है। इसमें दो वैल्यूज आती है तो दोनों होंगे, मैक्सिमम भी होगा एज वेल एज क्या होगा सके आपका मिनिमम भी, राइट। तो हम निकालेंगे, मेन पर्पस आपका यही तो था। Sir, हाँ sir, please explain double differentiation again. हाँ, आप क्या करोगे, जैसे एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, dy बाय dx निकाला, ये चीज आ गई ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, तो ये 6x बन गया। और x का डेरिवेटिव जो होता है 1 होता है, यहाँ पे 6 बचा। अब ये जो चीज आ गई है इसमें हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे। अगर मैं x इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दूं तो ये चीज आपकी नेगेटिव है। नेगेटिव आने का मतलब होता है ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट, ठीक मैंने बताया कि डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया मतलब पॉइंट कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमम। मतलब जहां पे x की वैल्यू 0 होगी वहां y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। अब मैंने x की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दी तो 12 माइनस 6 6 आ, तो मतलब ये पॉजिटिव आ गया, मतलब ये पॉइंट मिनिमम है। तो मतलब x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, राइट। तो आपको पता चल गया कि जहां x 0 है वहां पे y मैक्सिमम होगा और जहां पे x 2 है वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। मुझे अगर निकालना है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी तो मैं x 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि अभी आपने लिखा है कि जहां पे x की वैल्यू 0 होगी वहां पे y मैक्सिमम होगा, तो x 0 पुट कर दो यहाँ, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है। कि भाई इस फंक्शन के अकॉर्डिंग y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 6 है। ऐसे ही मुझे मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम अभी आपने बोला x की वैल्यू 2 पे मिनिमम होगी, तो आप यहाँ पे 2 पुट कर दो इस जगह, है ना, जो भी चीज हम पुट कर रहे हैं इस पे पुट कर, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है ना मुझे। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा कितना देगा आपका, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द y, है ना, इसमें 2 पुट करके देख लो। The two आ रहा है, two कितना आपका 2 आ, two है ना, कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। फाइनल आंसर आपका ये है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग y की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जितनी आपकी। तो कभी भी आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो ये स्टेप हम यूज करते हैं। एक बार और मैं स्टेप रिवाइज करता हूं, कुछ नहीं करना है, एक बार डिफरेंशिएट करो 0 पुट करो, x की दो वैल्यू आ 0 एंड, दोबारा डिफरेंशिएट करो x की वैल्यू पुट करके चेक करो, तो x पुट करने के बाद अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए डबल डेरिवेटिव की तो मैक्सिमम पॉइंट, x की वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो वो पॉइंट कौन सा होता है सके आपका। तो मेन जो कंसेप्ट है मैक्सिमम मिनिमम का वो है, इसी से हम मैक्सिमम मिनिमम क्या करते हैं सके आपका आइडेंटिफाई। Sir, हाँ बताओ बेटा।
सर यहाँ पर जो हमने x की वैल्यूज निकाली है उसे क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन में क्यों नहीं रखा था, जो क्वाड्रेटिक हमने वाले में फर्स्ट कौन टाइम सा? डिफरेंशिएट 3x² माइनस 6x में। अच्छा, जो यहाँ पे हमने पुट किया y के निकालने के लिए, ये वाला? नहीं नहीं सर, हाँ, हमने जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया था उस क्या वाली इक्वेशन में क्यों नहीं रखी x की वैल्यूज मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। नहीं, उसको रखनी क्यों रखी गई इसमें? क्योंकि आपको निकालना तो y की वैल्यू है, तो इससे तो इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। भाई नहीं आपको सर, निकालना जैसे तो y। हमने मैक्सिमा और मिनिमा निकाला था ना पहले, y की मैक्सिमम और मिनिमम निकालने से। हम y की मैक्सिमम और मिनिमम तो हम निकाल रहे हैं, ये मुझे पता थोड़ी है। सर y की मैक्सिमा और मिनिमा निकालने से पहले हमने मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट x की वैल्यूज रख के भी तो देखा था 6x माइनस 6 में। हाँ हाँ, वो देखा, सही बात, तो ये वो बात। वैल तो वो वैल्यूज हमने फर्स्ट टाइम जो डिफरेंशिएट किया था उसमें क्यों नहीं रखी, इस लीनियर जो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन आई है उसमें ही क्यों रखी। तो इससे तो कुछ पता चलता ही नहीं है ना, इससे तो सब जस्ट पता चलेगा कि वहां पे डेरिवेटिव जीरो मतलब स्लोप जीरो है ना। अब वहां पे स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो तो डबल डिफरेंशिएशन से पता चलेगा ना। भाई ये जो चीज होती है वो स्लोप होती है, इसको तो हम बोलते हैं स्लोप, और ये जो चेंज होता है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, है ना। तो मैंने बताया था कि जहां पे जो ग्राफ्स मैंने बताया था कि जहां पे मैक्सिमम होता है वहां पे स्लोप कम होता है ना। कि पहले नेगेटिव पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। तो कोई चीज अगर किसी चीज का अगर चीज कम हो रही है तो उसका रेट नेगेटिव होगा ना। ये चीज से तो पता चलेगा नहीं, इससे तो रेट पता चलता है कि कोई चीज अगर कम हो रही है, पहले 2 थी, अब 1 ही, अब 0 हो गई, फिर नेगेटिव हो जाएगी, तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा। तो इससे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आता है, इसलिए हम इसमें पुट करते हैं। जैसे इसमें पुट करके इसलिए चेक करते हैं कि जहां पे पुट करने के बाद ये चीज नेगेटिव आ जाए मतलब वो पॉइंट मैक्सिमम, मतलब उस पॉइंट पे स्लोप जो होगी वो डिक्रीजिंग। जहां पे पुट करने के बाद ये चीज पॉजिटिव आ जाए मतलब वहां पे स्लोप इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग मतलब वो जो पॉइंट होगा वो मिनिमम पॉइंट है, जो मैंने डेमोंस्ट्रेट किया था सर। यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पे अगर मैं बनाऊं कि जैसे ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है ना, तो आपको पता है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर पॉजिटिव स्लोप होगा, फिर जीरो हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। मतलब स्लोप पॉजिटिव जीरो से नेगेटिव हो गया, मतलब कम हो गया। कम हो गया मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है। तो ये चीज तो स्लोप है, जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ओके नेगेटिव सर। आने का मतलब है वो पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मैक्सिमम। ऐसे ही ये कर्व अगर इस तरह से होता है तो आपको पता है इस पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, जीरो, और फिर से स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव मतलब स्लोप बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप डबल डेरिवेटिव से, ये चीज स्लोप है, ये उसका रेट ऑफ चेंज है ना, ये चीज ओके इस सर। चीज को बोलते हैं, ये इसका रेट ऑफ चेंज। तो हम इसमें पुट करके चेक करेंगे कि भाई वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम, तो ये जस्ट चेक करने के लिए यूज होता है, इसका बाकी क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं कि वो पॉइंट मैक्सिमम होगा या क्या होगा, उससे आपका मतलब है। तो इस तरह से यूज करते हैं। हाँ, सही आंसर आ रहे थे आपके, ठीक बोल रहे हैं, सही। तो अभी मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये तो जस्ट एक ग्राफ हो गया, लेकिन फिजिक्स की क्वांटिटीज में हम इसको अप्लाई करते हैं। हम इसको किसमें अप्लाई करेंगे, फिजिक्स की क्वांटिटीज। पहले तो इसको लिखो फिर मिलता है। तो ये 3 एप्लीकेशंस होते हैं डेरिवेटिव, रेट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड मैक्सिमा एंड मिनिमम। मतलब बड़ा पावरफुल टूल है ना। मतलब कहीं भी फिजिक्स में मैंने बोला रेट निकालो तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएट करो, है ना। कहीं भी फिजिक्स में मैंने बोला स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो मतलब dy बाय dx, कहीं भी मैंने बोला मैक्सिमा मिनिमा निकालो तो ये प्रोसेस यूज करो किसी भी क्वांटिटी। एक और भी एप्लीकेशन होता है एरर कैलकुलेशन में,
डेरिवेटिव को हम एक जगह पे और भी यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरर, कोई भी आपको फोर्थ एप्लीकेशन इसका आ जाएगा एरर कैलकुलेशन। हम यहाँ पे यूज करते हैं फोर्थ में फॉर एरर कैलकुलेशन, एरर कैलकुलेशन, है ना। वही बात है, जहां भी स्मॉल चेंज होगा, क्योंकि एरर में चेंज होता है बहुत स्मॉल होता है, तो एरर कैलकुलेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरर में भी स्मॉल चेंज होता है। क्योंकि हम ये तो बोल रहे हैं डेल्टा एक्स कोई फाइनाइट चेंज है ना, और जो dx है दिस इज इनफाइनाइटली स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज। डेल्टा एक्स और dx में ही तो डिफरेंस होता है। डेल्टा एक्स इज द सम चेंज लिख लो, जैसे फाइनाइट इनफाइनाइट, दिस इज सम चेंज। यही चेंज जब बहुत छोटा हो जाएगा तो उसी को हम क्या होता है dx को, तो एरर में जो भी चेंज होता है आपको पता है बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव। जैसे मैंने आपसे बोला ना कि दो रेसिस्टेंस को आपने पैरेलल में कंबाइन कर दिया, रूल ऑफ कॉम्बिनेशन जो हम यूज करते हैं, है ना। तो मैंने बोला R1 में एरर होगा, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि जो R1 की वैल्यू है इसमें अगर डेल्टा R1 एरर है और R2 की वैल्यू में अगर डेल्टा R2 एरर है, तो इस R में कितना एरर है ना। तो ये निकालने के लिए मैंने डिफरेंशिएशन का यूज किया था, मैंने इसका फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया था उस टाइम जस्ट मैंने बोला था ये अगर ऐसा होगा तो आप इसको मेमोराइज करें, है ना। हम क्या करते हैं, इसको किसी भी टर्म्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कोई फंक्शन, आप यहाँ पे कर दोगे डी बाई डी टी, इस पूरे चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट, अगर R1 में चेंज होगा R2 में चेंज होगा तो R भी चेंज होगी, तो हम इसको सपोज टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा -1/r² इंटू डी आर बाई डी टी, -1/r1² इंटू डी आर वन बाई, प्लस आपका आ जाएगा -1/r2² इंटू डी आर टू। आपने पूरे को इसी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया डिफरेंशिएट। तो अगर R1 वेरिएबल है, R2 वेरिएबल है तो R भी वेरिएबल होगा। तो जस्ट ये डिफरेंशिएट कैसे किया ये थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा, अभी बाद में तो आप समझ जाओगे। देखो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ना मैंने चेन रूल यूज किया, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, चेन रूल। मैंने बोला था कि अगर कहीं पे y इक्वल टू u की पावर n है, y इक्वल टू अगर u की पावर n है, तो मुझे अगर निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dy by dx, मैं लिखता हूं nu n minus 1 into dy by dx, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि y अगर एज अ फंक्शन ऑफ u की पावर n है और मुझे dy by dx निकालना है, तो सिंपल सा आउटसाइड फंक्शन nx n minus 1 into dy by dx भी करना पड़ता है इनसाइड फंक्शन ऑफ, हाँ। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसी को तो मैंने इसमें यूज किया। जैसे यहाँ पे अगर कहीं पे दिया हुआ है जो y इक्वल टू कहीं पे सपोज आपका दिया हुआ था 1/r, हाँ 1/r को तो डिफरेंशिएट करना। तो अगर मुझे इसको करना है dy by dt टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको इस चीज को मैं लिख सकता हूँ r की पावर -1, तो मैं यूज करूंगा nx n minus 1, आ जाएगा -1 r इंटू -1 माइनस, आ गया आपका, सुनिए 1/r को मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है तो r की पावर -1 होगी, nx n minus 1। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये वाला काम देखो आएगा यहाँ पे एक dr by dt भी है, हाँ। और आपको पता है r की पावर -2 हो गई ना, तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं -1/r² इंटू dr by, क्या वही चीज मैंने यूज किया, ये वाला फॉर्मूला। अगर 1/r है तो इसको डिफरेंशिएट करके ये चीज है, तो सब चीज का मैंने कर लिया। जो 1/r तो था, 1/r का डेरिवेटिव होता है -1/r² इंटू डी आर बाई, 1/r1 का क्या हो जाएगा -1/r1² इंटू डी आर वन, 1/r2 का क्या हो जाएगा -1/r2² इंटू डी आर टू में। तो यहाँ से आपको ध्यान दो कि dt हर जगह से हम हटा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस भी हर जगह से हटाओ, तो यहाँ से क्या आ गया dr/r² इक्वल टू dr1/r1।
प्लस dr2 बाई r2 स्क्वायर, है ना। यही तो रूल ऑफ कॉम्बिनेशन है कि जब भी आपका फंक्शन कोई ऐसा हो तो इसका रूल ऑफ कॉम्बिनेशन यही तो होता है, रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। ये तो मैंने बताया था कि अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस कंबाइंड होते हैं तो रूल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ये हो, वही चीज है। जैसे dr1 मैंने लिखा है, इसको आप डेल्टा r1 लिख सकते हैं, तो चूंकि उसके हम कैलकुलस नहीं जानते थे इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी, है ना। ये जो पूरा टर्म होगा ये डेल्टा r बाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा r1 बाई r1 प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा r2 बाई r2। और को ध्यान रखना है कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये चीजें बहुत छोटी, राइट। तो ये जो हमने निकाला था ये डिफरेंशिएट करके निकाला, इसलिए मैंने उस टाइम बोला था कि कई ऐसे एरर के क्वेश्चंस होंगे जो कि हम डिफरेंशिएट करके निकाल पाएंगे, और डिफरेंशिएशन हम यहीं पे यूज करते हैं फॉर स्मॉल, राइट, डिफरेंस। तो ये प्रोसेस ध्यान रखना, कई बार बच्चे इसको समझ नहीं पाते कैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ये इंपॉर्टेंट चीज बाय द यूजिंग चेन रूल। चेन रूल हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। ऐसे ही मान लो किसी केस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जैसे ये तो रेसिस्टेंस को आपने कंबाइन किया ना, ऐसे ही मैंने बोला था कि अगर कोई मिरर फॉर्मूला भी होगा तो सेम चीज एप्लीकेबल होती है। अगर कहीं पे 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, तो इसको भी डिफरेंशिएट करके वही आ जाएगा, डी एफ बाई एफ स्क्वायर इक्वल टू डी बाई वी प्लस डी यू बाई यू स्क्वायर। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस से डी एफ बाई एफ स्क्वायर डीवी बाई वी स्क्वायर इंटू डी यू बाई, तो एक बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज, है ना। इसको आप याद रखें, अगर y इक्वल टू u की पावर n है तो dy बाई dx की वैल्यू होती है nu n माइनस 1 इनटू du। दिस इज सिंपली नोन एज ए चेन रूल हम इसमें यूज करते हैं। जस्ट चेन रूल यूज करके किया बेटा मैंने डिफरेंशिएट, है ना। किसमें क्या यूज किया मैंने, बेसिकली आपका चेन रूल यूज किया, है ना। निहाल मैंने चेन रूल यूज किया, ये वाला 1 बाई r है, बाहर ऊपर जाएगा तो r की पावर माइनस 1 हो जाएगी ना, n r n माइनस 1 n r n माइनस 1, लेकिन ये du बाई dx भी तो आएगा, तो u की जगह पे तो यहाँ पे r था, dr आ गया, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dr बाई dt, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज सिंपली नोन एज ए चेन। ये बार हम इसको यूज करते हैं, तो 4 एप्लीकेशंस हैं इसके डेरिवेटिव्स, है ना। तो डेरिवेटिव्स के ये आपके 4 एप्लीकेशंस। तो 1 बाय 1 आई विल गिव द न्यूमेरिकल्स, उसके आप आंसर दें। हाँ, 1 बाय 1 आई विल गिव द न्यूमेरिकल्स जिसमें कि ये चारों चीजें यूज होंगी, जो भी हमने पढ़ा है ये चारों चीजें उस न्यूमेरिकल्स में क्या होंगे, जैसे आपकी यूज होंगी, तो उसको आप थोड़ा सा आंसर तो खुद ही आप समझ जाओगे। एक तो हम थ्योरी से समझते हैं, फिजिक्स में सब चीजें हम थ्योरी से नहीं समझ सकते, एक बेसिक थ्योरी जानने के बाद न्यूमेरिकल से उसको स्ट्रॉन्ग, उसके बाद आप आ जाओ, जस्ट आई शेयर द क्वेश्चंस, कैलकुलस कैलकुलस कैलकुलस। हाँ
Just I will give the question. Wait for some time. ये सॉल्व कर लो जरा सा. आंसर आ गया मेरे पास. हाँ मैं बता दूंगा बेटा, डोंट वरी निहाल, मैं आपको बता दूंगा, है ना. मैं बता दूंगा आपको. मैं पहले क्वेश्चन देख लूं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको. क्वेश्चन तो मैंने शेयर किया हुआ. अच्छा फिर से शेयर करूं. लेट मी एक मिनट. अगेन आई विल शेयर द क्वेश्चन. हाँ यही क्वेश्चन तो है. हाँ सबका आंसर अलग अलग आ रहा है. एग्जाम्पल 1. पहले ये इंटरप्रेट करो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है. आपको टाइम पूछा गया है, किस टाइम पे मैक्सिमम चार्ज फ्लो होगा. है ना. इस चलो मैं वेट फॉर सम टाइम. इस क्वेश्चन को भी ट्राई मत करो आप. डोंट ट्राई दिस क्वेश्चन. एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ट्राई करो, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, है ना. पहले रेट मेजरमेंट के कर लेते हैं. कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा इसे, डोंट वरी. पहले इसको ट्राई कर लो. इस 4 and 5 को करो, देन आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन. वन बाय वन करके हम just write these two questions जो मैंने लिखे हैं. Hold for 1 second. मैसेज कर दो बेटा. 14 and 15 जो दो क्वेश्चन दिए इसको ट्राई करो. उस क्वेश्चन थोड़ा सा एरर्स हैं इसलिए मैंने उसको हटा दिया. फिर से मैं उसको शेयर करूंगा करेक्ट.
ओके ओके, मैं कर रहा हूँ। अगेन मैं शेयर कर रहा हूँ इसे। हाँ, these two questions है ना, इसके आंसर भेजो, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। 14 एंड 15। तो इससे आप जो निहाल क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इससे आपको वो भी समझ में आ जाएगा। हाँ, काफी हद तक सही भेजा आपने आंसर। हाँ, लेट मी चेक द आंसर। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ सबके, है ना। ओए होए, इतने चैट आ गए ना कि अब मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ, सही है अमोघ आपका आंसर। आदित्य गुप्ता सही है, यूनिट सही नहीं है बस, है ना। अमोघ आपका आंसर सही है, सुपर्णा सही है आपका आंसर, आयशा हुसैन योर आंसर इज करेक्ट। आदित्य गुप्ता आपका 15 का भी आंसर सही है, सुपर्णा आपका आंसर सही है ना। पहले रेट मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद मैक्सिमम करेंगे। अमोघ ये आंसर सही नहीं बेटा। फोर्टीन एंड 15 क्वेश्चन नंबर 15 है ना, सब समझ जाओगे अच्छे से। है ना, काफी हद तक सही आंसर है, काफी लोगों ने सही आंसर भेजे हैं। लेट मी चेक अगेन, है ना, फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन बताऊंगा। हाँ अदिति, ये आंसर सही नहीं है। अमन सही आपका आंसर था सेकंड पार्ट का। हाँ चलो, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, है ना, कि भाई किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, कुछ नहीं है,
जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, इसमें दिया हुआ है कि एक तो डिस्क है हाँ, और डिस्क की रेडियस कोई आ रहा है हाँ, और रेडियस बढ़ रही है, और किस रेट से बढ़ रही है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहले क्या चीज दिया हुआ है वो ध्यान देना आपको। तो आपको दिया हुआ है dr बाई dt, किस रेट से रेडियस बढ़ रही है, तो आपको dr बाई dt इज गिवन, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr बाई dt हो जाएगा, तो dr बाई dt हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहले तो ये लिखो कि क्या आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ये आपको दिया हुआ है, निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है ना, कि आपको निकालना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कि आपको निकालना है इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब आपको निकालना है व्हाट इज द डीए बाई dt। अगर ए एरिया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है, अगर रेडियस चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको निकालना है। तो आपको फंक्शन बनाना होगा, तो फंक्शन ऐसा नहीं कि हमेशा दिया होता है, आप फंक्शन फॉर्म करते हो कि भाई एरिया और रेडियस में रिलेशन क्या है, एरिया और रेडियस में जो रिलेशन होगा वही चीज फंक्शन होती है। तो आपका डिस्क का जो एरिया होगा ये आपका पाई आर स्क्वायर हो गया, हाँ, एरिया और रेडियस में ही तो रिलेशन होगा, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई क्या है वैसे कि आपका कांस्टेंट है। दूसरा पर ध्यान दो, इसी चीज को तो हम बोलेंगे एरिया एज अ फंक्शन ऑफ आर। फंक्शन का मतलब यही होता है, एरिया की वैल्यू आर के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अगर आर बढ़ रहा है इस रेट से तो एरिया ही बढ़ेगा। अब मुझे डीए बाई dt निकालना है, तो पूरे चीज को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। इसके आगे मैं इस तरह से डी बाई dt लगा देता हूँ। डी बाई dt का मतलब है पूरे चीज को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ। वही जो चीज अपने हाल जो पूछ रहे थे, जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा डी बाई dt, जो आपको निकालना है। पाई तो कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएट तो होता नहीं है। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको उधर 2r हो जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2r, लेकिन आप आर के रिस्पेक्ट में थोड़ी कर रहे हो, आपको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो अभी मैंने बोला है कहीं भी अगर ऐसा दिया हो y इक्वल टू यू की पावर n, बार बार बता रहा हूँ, तो जो dy बाई dx की वैल्यू होती है वो होती है nu n माइनस 1 इंटू डी बाई डी, है ना। तो आपने 2r लगा के nu n माइनस 1 कर लिया, लेकिन ये dy बाई dx से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, यहाँ पे एक dr बाई dt, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो फंक्शन हो गया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dt आ गया, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का 2r n r n माइनस 1 इंटू dr बाई, तो ये आपका रिलेशन आ गया जिससे कि हम डी बाई dt निकाल सकते हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो जैसे मैं डी बाई dt अगर यहाँ पे निकालना चाहूँ तो आपको पता है पाई की वैल्यू तो वैसे छोड़ देते हैं, इंटू 2 इंटू आर, किस आर पे निकालना है 3.2 है ना, और dr बाई dt कितना है 0.05 है ना। तो आपका जो आंसर आएगा इस केस में 0.321 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 पाई दिया, यहाँ पे क्या आएगा जैसे आपके पाई दिया 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, बार बार हम इसी चीज को तो यूज कर रहे हैं। एरिया एज ए फंक्शन ऑफ आर था, तो आपने इसको क्या कर दिया डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करके ये टर्म आ गया, सारी वैल्यूज पुट कर दी। ऐसे यहाँ पे भी है कि अगर कोई क्यूब है, इसका लेंथ अगर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो आपको निकालना था कि अगर लेंथ में चेंज आपको दिया हुआ है, किस रेट से लेंथ बढ़ रहा है, तो dl by dt इज गिवन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और आपको निकालना है अगर इसका वॉल्यूम v है तो you'll have to calculate the dv by dt। ये तो निकाला, लेंथ में इंक्रीज का रेट दिया हुआ है, वॉल्यूम में इंक्रीज का रेट निकालना, तो वॉल्यूम और लेंथ को रिलेट करेंगे, आपको पता है वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब ही तो होता है, तो वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एल आ गया, और इस पूरे को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। तो यहां से ये आ जाएगा डी बाई dt, और ये हो जाएगा 3l स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आपने खाली अभी यही चीज लिखी है, ये वाला टर्म में तो लिखना पड़ेगा। तो इसी टर्म को हम बोलेंगे dl बाई dt, ये जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा dl बाई dt, हाँ। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 3 इंटू एल स्क्वायर, एल की वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर जिस इंस्टेंट में थी उस इंस्टेंट में निकालना, सारे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो किसी पर्टिकुलर एल पे निकालना, एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 10 स्क्वायर। ये व्हाट इज द dl बाई dt, ये आपका आ गया 900 सेंटीमीटर।
हाँ, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रेट मेजरमेंट। ये फंक्शन बना के हम यहाँ पे रेट मेजरमेंट निकालते हैं, है ना। तो आपका आंसर आ गया सबका, है ना। तो सिंपल सा हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज है कि बार बार इसी चीज को हम यूज करते हैं और रेट मेजरमेंट, राइट। एक क्वेश्चन आप मैक्सिमम मिनिमम कभी करते हैं, तो उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी है। I will share the question. अभी ये कंटिन्यू रहेगा क्लास में, तो इसकी तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड तो आप कर चुके हो, सेकंड आप खुद से कर लेना। जस्ट ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट ट्राई सर फर्स्ट। आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था वो नहीं एक्सप्लेन करोगे? वो अभी नहीं करोगे, उसमें कुछ एरर्स है, तो उसको मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर लूं फिर बताऊंगा। उस क्वेश्चन में कुछ एरर्स, इसलिए मैं उसको हटा दिया। एक बार मैं वेरीफाई उसके सोर्स से कर लूं, फिर मैं उसको दोबारा कर लूंगा। पहले आप इसको ट्राई। इसका थर्ड क्वेश्चन आप कर चुके हो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। अच्छा, हाँ ठीक है, चेक करता हूँ मैं इसे। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। चांसेस आए हैं, लेट मी वेरीफाई इट। अच्छा सही है, सही है, ठीक है बेटा। आदित्य आंसर सही है आपका। हाँ सही है। हाँ काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं यार, खटाखट। हाँ सही है, साक्षी सही है आपका आंसर। अनिरुद्ध सही है ना। ठीक है, लक्ष्य सही है ना। बाकी लोग को मैं समझाऊंगा अभी। पीयूष थोड़ा सा गलत है बेटा, थोड़ा सा गलत किया आपने।
एक ही करना, सेकंड पार्ट आप लिख लो, घर पे सॉल्व करना। इसको जस्ट मैं ठीक से समझना, इन्होंने नहीं भी किया है इस क्वेश्चन को एकदम ठीक से समझो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, काफी आंसर आ गए हैं मेरे पास, काफी लोगों ने सही भी आंसर दिया है, कुछ के आंसर में थोड़े बहुत एरर्स है ना। सही है स्निग्धा, सही है ध्रुव, सही है आपका आंसर। आदित्य थोड़ा सा मिस्टेक है, लेट मी चेक, है ना आदित्य, आपका क्या पता आंसर सही हो बाकी लोगों का गलत हो, लेट मी चेक, है ना। पहले आप इसको देख लो, देन आई विल एक्सप्लेन अनदर क्वेश्चन, है ना। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स। पहले तो इस फंक्शन को थोड़ा सा y एज अ फंक्शन ऑफ x कर लेते हैं, कैसे जाने में हमारा क्या जाता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3। यहां से ये चीज आ गई y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब मुझे ये निकालना था कि x की किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा और x की किस वैल्यू के लिए y मिनिमम। तो आपको इसका जानने का तो एक सिंपल सा तरीका है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया बाय dx। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और x क्यूब का हो जाएगा 3x बाई 3, ठीक है, nx माइनस 1, यहां से 3 कैंसिल आ गया। और आपको पता है जहां भी मैक्सिमम मिनिमम होता है ये चीज 0 होती है, और मैक्सिमा और मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमा हो ये चीज वहां पे 0 होती है। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मतलब x की दो वैल्यू आ गई ना, प्लस माइनस 1। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ गया दो वैल्यूज आने के बाद, है ना, कि x की वैल्यू एक प्लस 1 आ गई, दूसरी की वैल्यू आपकी माइनस 1। इसमें से एक के अगर मैक्सिमम होगा तो दूसरे में क्या होगा, बेसिकली आपका मिनिमम होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, और चेक हम कर पाते हैं डबल डेरिवेटिव से। तो ये सिंगल डेरिवेटिव से दो पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन चेक हम किससे कर पाएंगे, डबल डेरिवेटिव से। आपने एक बार डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू लेके आए हो dy बाई dx, ये जो वैल्यू आई है वो आई है 1 माइनस एक्स। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ। तो आपको जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब ये चीज माइनस 2x, है ना। सिंगल डेरिवेटिव ये आ गया, डबल डेरिवेटिव ये आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करके हम चेक करेंगे। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ +1, तो आप जब x की वैल्यू यहाँ पे +1 पुट करोगे तो डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। माइनस आने का मतलब कौन सा पॉइंट होता है, वो मैक्सिमम पॉइंट होता है या मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम। नेगेटिव आने का मतलब है ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब x इक्वल टू 1 पे y मैक्सिमम। ऐसे हम पुट कर लेंगे x की दूसरी वैल्यू -1, जैसे हम -1 यहाँ पे पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव प्लस, हाँ। और जैसे +2 आ गया मतलब ये पॉइंट कौन सा हो गया, जैसे आपका, मतलब x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू मिनिमम, हाँ। x की वैल्यू पे -1 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे आपके मिनिमम आ जाएगी। तो दोनों पॉइंट्स आ गए। ये सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे आ गया, क्योंकि इसने ये नहीं बोला है कि y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसने ये थोड़ी बोला कि y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, है ना। ये तो जस्ट ये बोल रहा है कि इस केस में हम इसको उस तरह से लेंगे, भाई जब पुट करेंगे दो पॉइंट्स कौन से होंगे, हाँ। तो पॉइंट्स जस्ट याद है, x इक्वल टू 1 पे y मैक्सिमम होगा, और जहां पे x की वैल्यू आपकी -1 होगी वहां पे y क्या होगा, सकते आपका मिनिमम। जस्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर यही पे है, बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जस्ट इसने पॉइंट्स पूछे हुए, है ना। जस्ट इसने क्या पूछे हुए हैं, बेसिकली आपके पॉइंट्स पूछे हुए, ये पॉइंट्स आपके कौन कौन से, यहाँ वापस से पुट करोगे तो आंसर आ जाए।
अगर y की मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी है तो x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू उस तरह से। लेकिन वो नहीं पूछा इसने, उससे तो जस्ट 2 पॉइंट पूछा, ठीक है, नहीं जाने का, ठीक है। तो ये हम इस तरह से सॉल्व, तो ये जस्ट हमने सीखा, मेन चीज इस पे फोकस कर। अभी इसका बहुत एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, आज तो जस्ट मैंने एलिमेंट्री चीजें आपको बताई, तो उसको अच्छे से रिवाइज करके आना फॉर सैटरडे क्लास। तो सैटरडे क्लास में आओ, तो आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना। अब मान के चलो आज का लेक्चर जो है इसके ऊपर फिजिक्स में बहुत कुछ डिपेंड है, बहुत जगह पे ये सारी चीजें करके हम इसे आपका अप्लाई, तो उसको अच्छी तरह से रिवाइज करके आना। सैटरडे को उसको अभी और स्ट्रॉन्ग है ना, एक से एक लेवल के क्वेश्चन लेके हम इसको और क्या करेंगे आपके, जस्ट आप इसको कर लो। हाँ, एंड टुमारो इज द डाउट क्लास, तो मुझे मॉर्निंग में आप अपने डाउट्स भेज देना और 6 to 7 के बीच में कल डाउट क्लास होगी, जो भी आपके वेक्टर के डाउट्स हैं वो मैं बता दूंगा। That is all for today. Thank you, sir. Have a nice day. Thank Thank you, you, sir. sir.